आज इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ चुका है कि दोनों जंग के कगार पे खड़े हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में इज़राइल का साथ दे रहा है यूएसए। ये एक कारण होता है ईरान के नफ़रत का यूएसए के प्रति और ये नफ़रत दशकों से चलते आ रहा है, जिसको हम कुछ उदाहरणों से या इंस्टेंसेस से समझ सकते हैं। जैसे कि ईरान के लॉ मेकर्स चिल्लाते हैं डेथ टू अमेरिका, वहाँ के लोग चिल्लाते हैं डेथ टू अमेरिका। अलग-अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करे गए हैं, प्रॉक्सी वॉर्स करे गए हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करे गए हैं। इसके खिलाफ यूएसए ने इनके जो पैसेंजर प्लेन है उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 260 से भी ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो गई। हॉस्टेज सिचुएशंस हुए हैं, सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए गए हैं। तो दोनों एक-दूसरे के खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। एंड यही एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं इन दोनों देशों के रिलेशंस को निर्धारित करता है। बट इसके साथ-साथ वो वहाँ के रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। बट सवाल ये है कि इन दोनों के रिलेशंस का ये सोर्स क्या है? क्यों ये दोनों देश एक-दूसरे से इतना नफ़रत करते हैं आज के समय में? और क्या ये हमेशा से एक-दूसरे से नफ़रत करते थे? सो टाइम आज का ये सेशन में हम हिस्ट्री के उन तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि आज के समय में ईरान इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है वेस्ट से एंड टू बी प्रिसाइज़ यूएसए से। ये जो कहानी है ना, बहुत पहले इसकी शुरुआत हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1901। उस ज़माने में उस पर्टिकुलर एरिया में राज कर रहे थे एक शाह एंड वो ईरान ईरान को एंसेस्ट्रली नाम दिया जाता था पर्शिया एंड यहाँ पर इतना बड़ा एरिया था पर्शिया का। तो 1901 में क्या होता है कि देयर वाज़ दिस वन पर्सन विलियम नॉक्स डार्ची, ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है, इधर। तो ये जो व्यक्ति हैं ब्रिटेन के साथ इनकी बातचीत चलती है एंड ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बोलती है कि आपने पर्शिया के अंदर जाना है और आपने ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर्टिकुलर शाह से जो उस ज़माने में पर्शिया पे राज कर रहे थे, उनसे बात किया और एक एग्रीमेंट को स्ट्राइक इन किया। इस एग्रीमेंट के तहत 60 सालों के लिए, 60 इयर्स के लिए जो डार्ची थे, उनको पूरा राइट्स दे दिया गया था एक्सप्लोरेशन का। अभी तक ऑयल मिला नहीं था इतना ज़्यादा, सो एक्सप्लोर करना था कि पर्शिया के अंदर कौन से एरियाज़ के अंदर ऑयल मिल सकता है। 60 सालों के लिए अब कोई और उस एरिया के अंदर नहीं एक्सप्लोर कर सकता था, इट वाज़ ओनली डार्ची। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया था कि जो शाह हैं उनको एक लम्प सम अमाउंट दे दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जो प्रॉफिट्स रहेंगे उसमें 16% का शेयर पर्शिया को उस ज़माने में दिया गया था, दैट इज़ ईरान को। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला गया कि जो शाह हैं या उनके अधिकारी हैं, उनको कोई भी राइट नहीं रहेगा, जो डार्शी हैं उनके अकाउंट बुक्स को देखने का। और ये जब कुछ सालों तक डार्शी वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 8 सालों तक 500 दैट इज़ 5 लाख यूएस डॉलर्स उस ज़माने में 1901 से 1908 तक ये इन्वेस्ट करते हैं एंड इनको कुछ इतना बड़ा मिलता नहीं है। और फिर तब वो डिसाइड करते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्लोरेशन है, इसको हमने बंद कर देना है। लेकिन तभी जाके क्या होता है ना कि 1908 के अंदर क्या होता है कि ईरान के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर माजिद सुलेमान करके एक ऑयल फील्ड का प्राप्ति होता है 1908 में, जो साउथ वेस्टर्न ईरान के अंदर आता है, दैट इज़ पर्शिया के अंदर। एंड जैसे ही ये किक इन होता है, मतलब ये मिलता है, उस टाइम पर एक कंपनी का गठन किया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी इट इज़ गोइंग टू बी द एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, ठीक है? एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंग्लो यहाँ पर ये ईरानियन है। ईरानियन जो है, सबसे पहले ये एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी था, ठीक है? लेकिन जब 1935 में पर्शिया से नाम बदल के ईरान में कन्वर्ट कर दिया गया, तब जाके ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बनता है, ठीक है? तो 50 सालों तक जब ये कंपनी बन जाती है 1908 में, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए 1908 में ये कंपनी बनती है और यहाँ से ये ऑयल के जो एक्सट्रैक्शंस है वो शुरू करते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा यहाँ पर लालच हो जाता है क्योंकि यार ऑयल मिला है ना और ऑयल को तो ये लोग छोड़ नहीं सकते थे। इन लोग ने और एक्सप्लोरेशंस करना शुरू किया एंड बाय द टाइम ऑफ 1912 1913 इधर ही उन्होंने अवध करके जो ऑयल का जो रिफाइनरी है उसको ये लोग सेटअप करते हैं और पूरा ऑयल का एक्सट्रैक्शन यहाँ से ये लोग शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा ऑयल यहाँ से निकल रहा था कि वही ऑयल को ये चीपली यूज़ कर रहे थे अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसको फुलफिल करने में। अब यहाँ पर इनके जो जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा था इस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, दैट इज़ एंग्लो पर्शिया ऑयल कंपनी का, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं यूके के, उनका नाम होता है विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन की हुकूमत को ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर कंपनी को नेशनलाइज़ कर देना चाहिए, दैट इज़ जो इसके शेयर्स हैं ना, वो हमको खरीद लेने चाहिए और अपने को इस पर्टिकुलर कंपनी को चलाना चाहिए। ऐसा करके क्या होता है कि वो शेयर को खरीद लेते हैं। मतलब उनके नेतृत्व में शेयर्स को खरीदा जाता है एंड विंस्टन चर्चिल उस टाइम में बोलते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हमें एक सोना देने वाली एक मुर्गी मिल गई थी, ठीक है? जिसका सपना हमने कभी नहीं देखा था, ये बस कहानियों का एस्पेक्ट था, लेकिन वो फुलफिल हुआ। और यही पर्टिकुलर चीप ऑयल से कहीं न कहीं 50 सालों तक इन अंग्रेज़ों ने इनसे इतना तेल निकाला, इतना तेल लूटा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, उस पर्टिकुलर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो भी इनके जहाज़ घूम रहे थे ना अंग्रेज़ों के, वो जहाज़ों में तेल ईरान का था।
एंड उस पर्टिकुलर चीज की वजह से ये लोग अच्छे से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लड़ पाए, इनका नेवी लड़ पाया। और यही पर्टिकुलर कंपनी जो है ना, जो इंडो ईरानियन ऑयल कंपनी, उसके बाद सबसे पहले इंडो पर्शियन ऑयल कंपनी था, फिर इंडो ईरानियन हुआ, एंड देन फाइनली आज के जमाने में जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा पेट्रो एंड वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इन द होल वर्ल्ड, ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, वो वाला कंपनी है ये, ठीक है, दैट इज ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। अब क्या होता है कि फाइनली जब 1948 में, या मतलब 1947-48 में जब ब्रिटेन एशिया और बाकी सारे कंट्री से निकल रहा था, मतलब वो छोड़ रहा था, लेकिन जो ब्रिटेन का ये जो ऑयल का भूख है ना, उसको ये छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे लालच बहुत ज्यादा था। एंड यहां पर इन्होंने ईरानियंस से, जो पर्शिया था, उन लोगों से इतना लूटा कि बीच में 1930s के टाइम पे ईरानियंस को पता चल गया था कि अंग्रेज बस हमसे लूट रहे हैं, तो बीच में इन्होंने वो जो अग्रीमेंट करा गया था उसको कैंसिल करने की भी बात करते हैं, लेकिन यूके जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने वापस से इनके ऊपर दबाव बनाया और यहां पर वापस से उन्होंने अग्रीमेंट को रीइंस्टॉल कर दिया। लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि बाय द टाइम ऑफ 1950s उस जमाने में राज कर रहे थे ये पर्टिकुलर व्यक्ति, दैट इज मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं, ऑलराइट। एंड इनके उस पर्टिकुलर टाइम पे रसमारा, ओके, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, और ये जो थे ये शाह थे, शाह मतलब प्रेसिडेंट। जो इजराइल, अगर इनके बारे में और डिटेल में जानना है, ठीक है, क्या एक्टिविटीज इन्होंने करे थे, मैंने एक दूसरा वीडियो यहां पर बनाया हुआ है, इजराइल एंड ईरान के रिलेशन के बारे में, क्यों ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं, तो वहां पर आप और ज्यादा डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं, जो रिलेशंस है, एंड यू कैन नो मच मोर अबाउट दिस पर्सन। अब क्या होता है कि 1950s में ये वहां के शाह रहते हैं एंड ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। 1950s में एक पर्टिकुलर डिमांड निकल के आता है, दैट इज गोइंग टू बी द ऑयल नेशनलिज्म, ठीक है, एंड उस ऑयल नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे दिस, दैट इज मोहम्मद मोसादिक, ठीक है, ही वाज द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रमोट। अब क्या होता है ऑयल नेशनलिज्म, मतलब क्या कि हमारे देश का तेल हमारे देश के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि अंग्रेज उसे चीपली लेके जा रहे थे और वो जो बेनिफिट्स थे वो हमारे पास ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। सो यही इन्हीं में से एक ऑयल नेशनलिस्ट के ग्रुप ने इसको, जो रजमारा थे प्राइम मिनिस्टर, इनको असैसिनेट कर दिया एंड उसके बाद डिमांड किया कि ही शुड बी द मेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। तो इस टाइम पर जो शाह थे वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बोलने पे इनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना पड़ा एंड ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन्होंने एक बिल पास किया ईरानियन पार्लियामेंट में, जिसके तहत इन्होंने बोला कि भाई ईरान का जो ऑयल रहेगा ना वो नेशनलाइज है, ईरान का तेल ईरान के पास ही रहेगा और जो भी बेनिफिट्स ईरान के तेल से हमको मिलेंगे वो बेनिफिट्स हम यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि अगर ईरानियन ऑयल हमारे पास है तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी, हमारे देश में शिक्षा रहेगी, हम बिजनेस में बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे देश का विकास रहेगा। तो इन चीजों को ईरान के पब्लिक ने पकड़ लिया था और इसी वजह से इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो कि कुछ हद तक बहुत ज्यादा सही भी था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही इन्होंने ईरानियन ऑयल को नेशनलाइज किया, ब्रिटिशर्स को ये चाहिए नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो इतना चीप ऑयल यूज कर रहे थे अब वो उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। सो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई अगर तुमने ऑयल को नेशनलाइज करा ना तो हम तुम्हारे ऊपर एम्बार्गो लगा देंगे। एंड इसी के साथ ब्रिटिशर्स चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो हमने अग्रीमेंट करा था, ईरानियंस उस अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उससे बैकआउट कर रहे हैं। तो जब ये उससे भी नहीं डरे, मोहम्मद मोसद्देक ये उससे भी नहीं डरे, तो तब जाके अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जो पूरा मैं सिचुएशन बता रहा हूं ना, ये आपको 1951 से 1953 तक के बीच में ये पूरा हो रहा है, नेशनलाइजेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। जब इसके वजह से इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे थे एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तब जाके ब्रिटेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड ब्रिटेन उस टाइम पे चले जाता है यूएसए के पास, जिसकी मदद से 1953 में ईरान के अंदर एक कूप किया जाता है। दैट इज सिचुएशन क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये वहां पर जाते हैं, दैट इज ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूएसए जाते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो आप कैपिटलिस्ट हो, हम सब वेस्टर्न वाले कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन वहां पर कम्युनिज्म का राइज हो रहा है ईरान के अंदर। सो दैट इज वाई अगर कम्युनिज्म बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाएगा एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे कोल्ड वॉर का जमाना चल रहा था एंड आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म चल रहा था। सो यूएसए उस पर्टिकुलर टाइम पर दखल देने पे मजबूर हो गया और कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए भी इसके अंदर सोच रहा था कि उसको भी कहीं ना कहीं ईरान से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, 1953 के अंदर एक कूप उन्होंने लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे यहां पर भेजने शुरू किए मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ, ठीक है, जो मोहम्मद के खिलाफ वाले लोग थे। अब मोहम्मद मोसद्देक शाह के भी खिलाफ थे, ठीक है, एंड मोहम्मद मोसद्देक को बेसिकली थोड़े बहुत लोगों का सपोर्ट था एंड यहाँ पर उनके पार्लियामेंटेरियंस का भी सपोर्ट था। लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद मोसद्देक ऑयल नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा था विच वाज हार्मफुल फॉर द वेस्ट, तो यहाँ पर वेस्ट वालों ने क्या किया, ज्यादा पैसे भेजने शुरू किए शाह को, और जो वेस्ट के साथ रहने की ज्यादा बात करेगा, और इस टाइम पे वेस्ट के साथ ज्यादा रहने की बात कौन कर रहा था, इट इज गोइंग टू बी द शाह एंड फजलुल्लाह ज़ायदी। ये एक आर्मी कमांडर थे, तो इनको बहुत ज्यादा पैसे दिए गए कि तुमने उस मोहम्मद को दबाना है। तो इन्होंने क्या किया फाइनली, ये देखिए, और ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, ये यूएसए के
सरकारी लोगों ने डीक्लासिफाई किया है ये डॉक्यूमेंट्स को। देखिए, दीज आर टॉप सीक्रेट्स। ब्रिटिश प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज अ कूप डिटाट इन ईरान। मतलब सरकार, जो मोहम्मद मोसद्देक हैं, इनकी सरकार को तबदला बदल करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके तहत इतने सारे पैसे दिए गए थे। जो ये जायदी है, इनको पैसे दिए गए। तो इन्होंने क्या किया, फाइनली ये जाते हैं एंड जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा रैडिकली दबाते हैं, एंड जो मोहम्मद मोसद्देक हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भी डाला जाता है, जिसके बाद उनको निकाल के वहां पर ये लोग हाउस अरेस्ट में रख देते हैं टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। एंड इस पर्टिकुलर कूप डिटाट का जब जो डॉक्यूमेंट्स है, जब उसको डीक्लासिफाई किया यूएसए ने, ईरान ने 2012-13 के अंदर एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया ईरानियन पार्लियामेंट में, जिसके तहत वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम यूएसए को सू कर रहे हैं फॉर द 1953 कूप डिटाट, क्योंकि यूएसए ने हमारे अंदरूनी मामलों के अंदर दखल दिया। ऐसा करके इन्होंने लॉन्च भी किया था। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर जब वापस से शाह, ठीक है, जब वापस से शाह पावर में आ जाते हैं, क्योंकि अब तो इन्हीं का ही चलना है, सो ही इज अ प्रो वेस्टर्न पर्सन। ठीक है, ये जो पूरा वेस्ट एंड जो शाह का रिलेशन है ना, इसके बारे में मैंने मेरे वही वाले वीडियो के अंदर बताया है, ईरान वर्सेस इजराइल के रिलेशन इतने खट्टे क्यों हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब वेस्ट के सपोर्टर थे शाह, तो वेस्ट वालों के मदद से इन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, दैट इज नोन एज दी सावक। ठीक है, ये सावक एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी शाह के खिलाफ काम करते थे या प्रोटेस्टर्स थे, उनको ये यहाँ पर लाके टॉर्चर करवाते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनवाते थे, एंड कभी कभार इनको मार भी देते थे। ऐसा करके चीजें हो रही थी ताकि कोई भी इनके खिलाफ प्रोटेस्टर ना रहे। ओके, सो दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सावक। इस पर्टिकुलर टाइम पर अगेन यूएसए एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनको इरानियन ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा अग्रीमेंट हो गया, एंड वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लेने लग गए। इसी पर्टिकुलर टाइम पर जो शाह है, उन्होंने 1960s के टाइम पर एक व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल के अंदर बताया, जिसके वजह से जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है ऑफ द ईरान, मतलब जो थोड़ा इस्लामिक, जो फंडामेंटल इस्लामिक वाले सेक्शन थे, उन लोगों को थोड़ी यहाँ पे बुरी बातें लग गई ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके तहत जो शाह हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेटिव मेजर्स यहाँ पर लाए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लग गया, एंड उन्होंने ये चीज बोला कि ये जो नए नए इनिशिएटिव्स है, दैट इज महिलाओं को जो अच्छा खासा ओपन एंड फ्री ड्रेसिंग, राइट टू वोट, देयर पार्टिसिपेशन इन दी जॉब्स, ठीक है, एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सारे जो बड़े बड़े राइट्स दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं इन फंडामेंटलिस्ट को लगा कि बहुत बुरी बात है, एंड ये सब ये शाह किसके इन्फ्लुएंस पे कर रहे हैं, ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न पीपल। एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि जिमी कार्टर जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, वो ईरान के अंदर आते हैं 1977 में, एंड वो वहां पर शाह की तारीफ करते हैं कि शाह ने ईरान के अंदर स्टेबिलिटी लाया, जो इस रीजन में बहुत ही अच्छी बात है। जब ये चीज बोला गया तो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटलिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा बातें बुरी लग गई, एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है ऑफ 1979, जिसके अंदर आयतोला खमेनी, ठीक है, ये वहां से बाहर से आते हैं, ये 15 साल के लिए एग्जाइल में रहते हैं, ये बाहर से आते हैं, एंड जैसे ही ये आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम तक लोगों के अंदर इतना ज्यादा विद्रोह का माहौल था, क्योंकि शाह के इनिशिएटिव्स ऐसे थे जिसकी वजह से कल्चरल डिवाइड हुआ था। ठीक है, कल्चरल बैकवर्डनेस हुआ था इन फंडामेंटलिस्ट लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉवर्टी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट एक सेक्शन में बहुत ज्यादा था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, तो देयर वर वेरियस अदर रीजंस। अगेन इसके बारे में मैंने दूसरे वाले सेपरेट वीडियो के अंदर बात करी है। सो आफ्टर दैट क्या होता है कि ये शाह वहां से भाग जाते हैं ईरान से, एंड मेन पावर में आ जाएंगे अयतोला खमेनी। अब जैसे ही ये भाग जाते हैं, ये कहां पर चले जाते हैं, ही इज गोइंग टू गो टू द यूएसए, एंड जैसे ही ये यूएसए जाते हैं तो ईरान के लोग बोलते हैं कि भाई तुमने वो शाह को वहां पर पनाह क्यों दी, उसने हमारे घर से $1 बिलियन लूटा है। मतलब खमेनी पावर में कैसे आते हैं, बाय टेलिंग दैट जो शाह है उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मोर देन $1 बिलियन पैसे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, 10-20 पैलेसेस हैं, कहां कहां रहते हैं, इतने खर्चे करते हैं वो, इतना लैविश लाइफस्टाइल है ऐसे और जहां पर हमारे देश में गरीबी है वहां पर शाह के पास इतना ज्यादा पैसा है। तो ऐसी बातें कर करके इन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया था, एंड जो उनके अंदरूनी मामले हैं उसके ऊपर हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहेंगे, ये हकीकत में हुआ था, तो वो बातें हैं। तो शाह वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि यूएसए वाले इनको बोलते हैं शाह को कि भाई आपको यहां से निकलना पड़ेगा, तो ये यूएसए चले जाते हैं। तो जैसे ही यूएसए जाते हैं तो ईरान को बुरा लग जाता है, और ईरान बोलता है कि तुमने शाह को वापस रिटर्न करना है, हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात कि तुम हमारे जो व्यक्ति है जिसने हमसे लूटा है, जिसको ईरान के जो लॉयर्स है, जिसको ईरान के कोर्ट सजा देगा, तुमने उसको वहां पर असाइलम दे दिया यूएसए में। तो यहाँ पर कुछ रैडिकल युवा ईरान के अंदर क्या कर देते हैं, जो यूएसए के एम्बेसी है उस एम्बेसी में जाके लोगों को पकड़ लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, और इन लोगों को 444 डेज, 1 साल से भी ज्यादा समय तक इनको अगवा करके रखा जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पर यह बहुत मसला गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से रिलेशंस और खट्टे हो जाते हैं। एंड जब रीगन प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, तब जाके इन लोगों ने इन लोगों को छोड़ा था, ईरान वालों ने इन लोगों को छोड़ा था। तो मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खटास हो चुकी है ऑलरेडी। 1953 में जो कूप हुआ उसके वजह से भी लोगों के अंदर खटास थी कि अब वेस्टर्न लोग हमारे देश के अंदर जो भी नाक लगाना होता है, पोक करना होता है, वो सब करेंगे। और यहाँ पर भी जब शाह को उन्होंने
असाइलम दिया, तभी भी ईरानियंस को अब लग रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो यूएसए है स्पेसिफिकली, वो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर क्या किया गया था, एक अकॉर्ड्स करे गए थे जिसके तहत ये बोला गया कि जो यूएसए है वो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। ऐसा करके अकॉर्ड्स करे गए थे, तब जाके इन लोगों को छोड़ा गया था बाय द ईरानियंस। आफ्टर दैट क्या होता है, बाय द टाइम ऑफ 1980, तो 80 के दशक में, जब 1980 के दशक में क्या हो रहा है कि ईरान के अंदर जब ये 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा इंटरनल डिसरप्शन था। तो उस पर्टिकुलर डिसरप्शन के दौरान जो इराक है उसमें राज कर रहे थे उस टाइम पे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ये सोचते हैं कि जो पर्शिया का वेस्टर्न भाग है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं अपने पास अपने कब्जे में ले सकता हूँ, क्योंकि जो ईरान है, अभी ईरान के अंदर फिलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं। ठीक है? सो ये पर्शिया का जो वेस्टर्न भाग है, ये वाला। सो यहाँ पर सद्दाम हुसैन सोचते हैं कि ये वाले एरिया को मैं ले लेता हूँ। ठीक है? तो जब वो इस एरिया को लेने की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर वॉर में इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाता है 1980 में, एंड इस पर्टिकुलर वॉर में इराक का सपोर्ट कर रहा है यूएसए। क्योंकि यूएसए का वैसे ही वो हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था एम्बेसी वाला, सो दैट इज व्हाई इट इज सपोर्टिंग इराक, जहां पर वो उसको ट्रेनिंग, पैसा, इक्विपमेंट सब कुछ दे रहा है। एंड यहाँ पर क्या हो गया कि इराक है उसने केमिकल अटैक्स कर दिए ईरान ईरान के लोगों के ऊपर। ईरान के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। ये होने के बावजूद भी यूएसए ने सपोर्ट किया इराक का। तो यहां से भी क्या हो रहा है कि ईरानियंस को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है यूएसए के खिलाफ कि भाई तुम हमारे मसले में क्यों पड़ रहे हो। ठीक है? सो दैट इज वन अनदर रीजन जिसकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, अगेन फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे अगर हम बात करें, सो इसके बाद एक और सिचुएशन होता है, दैट इज गोइंग टू बी द 1983 लेबनान। जो लेबनान के अंदर एक इंसिडेंट होता है कि अब बिकॉज ऑफ 1979 के क्राइसिस की वजह से, देन इसके बाद हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, देन ईरान और इराक का वॉर हुआ, जिसके तहत यूएसए हर एक बार ईरान के अपोजिट साइड में खड़े हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि ईरान के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सो गुस्सा आया तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, जिसने लेबनान के अंदर यूएसए के सोल्जर्स थे, यूएसए एंड फ्रांस के, वो उस पर्टिकुलर एरिया में बेरूत करके एरिया है, वहाँ पर जाकर 2 बड़े-बड़े ट्रक्स, बड़े-बड़े बॉम्ब लेके जाते हैं एंड बम ब्लास्ट कर देते हैं, एंड उस बम ब्लास्ट में 240 से भी ज़्यादा अमरीकी एक दिन में, एक टाइम पे मर जाते हैं। सो दिस वाज़ द बिगेस्ट एवर बॉम्बिंग्स जो यूएसए ने कभी फेस करा था। सो बिकॉज़ ऑफ दैट क्या किया, एंड वो जो पर्टिकुलर ग्रुप था, वो आगे चल के बनता है हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में एक टेररिस्ट आउटफिट भी है और एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है, जो ईरान जिसको सपोर्ट करता है इज़राइल के खिलाफ। सो यहाँ पर ये एक इंसिडेंट होता है, एंड इसके बाद क्या होता है ना कि जब थोड़े-थोड़े टेंशन्स और बढ़ने लग जाते हैं, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो एरिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या होता है कि यूएसए का एक जहाज़ जा रहा होता है, एंड ईरान ने यहाँ पर क्या किया है, एक माइन्स होते हैं ना पानी के अंदर, वो लगाया था, एंड जिसकी वजह से यूएसए का एक जहाज़ बम ब्लास्ट हो गया। तो बम ब्लास्ट होने के बाद यूएसए को बड़ा गुस्सा आता है और यूएसए क्या स्टार्ट करता है, ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस, जिसके तहत वो ईरान के नेवल वेसल्स के ऊपर हमला करना शुरू करता है, एंड उसी नेवल वेसल्स के साथ-साथ जो भी ईरान के हवाई वाले फाइटर जेट्स है ना, उसके ऊपर भी हमला करते रहता है। ऐसे ही एक बार इसने एक फाइटर जेट के ऊपर फाइटर जेट सोच के हमला किया, लेकिन वो निकला ईरान का सिविलियन एयरक्राफ्ट। जब ईरान का सिविलियन एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर उसके अंदर 260 से भी ज़्यादा सिविलियंस मर गए। अब यूएसए ने बोला आई एम सॉरी, हमें लगा कि ये फाइटर जेट है। ईरान ने बोला भाई पागल हो क्या? उसमें बच्चे भी थे, 70 से तो ज़्यादा बच्चे थे, तुमने ऐसे ही उड़ा दिया ये सोच के कि फाइटर जेट है। तो इसकी वजह से भी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है कि भाई तुम करो तो ठीक और हम करें तो एकदम गलत हो जाता है। सो दैट इज़ वन अनदर रीज़न जिसकी वजह से ईरान इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है। इसके बाद और ज़्यादा रिलेशंस खट्टे हुए, असैसिनेशंस एक दूसरे के लोगों के करे हैं, यूएसए ने ईरान के और ईरान ने यूएसए के, फिर अलग-अलग सैंक्शंस लगाए गए अलग-अलग प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है? तो ईरान का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हुआ। लेकिन फाइनली जब प्रेसिडेंट ओबामा आते हैं, तो ही वाज़ अ पर्सन जो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव स्टेप लेने की बात करते हैं। सो ईरान और जो यूएसए है, इन दोनों के बीच में 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तय होता है, जिसके तहत ईरान को थोड़े सैंक्शंस जो थे उसके ऊपर कम किए जाते हैं। बट देन फाइनली अगेन डोनाल्ड ट्रम्प कम्स एंड वो इस पर्टिकुलर प्लान्स को कैंसल कर देते हैं। अगेन ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी और ज़्यादा बर्बाद हो रही होती है, एंड टुडे ईरान और इज़राइल एक जंग के कगार पे है, जिसका अगेन एक नेगेटिव फॉल आउट ये है कि इनकी इकोनॉमी और बर्बाद होगी, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का रीजन और ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ होगा। अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में क्या यूएसए यहाँ पर एक रीजनल स्टेबिलिटी लाता है कि इंडिया उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी लाता है, बिकॉज़ इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द सुपर पावर सम डे और द अदर। ये हम G20 और अलग-अलग समिट्स के नज़रिए से हम समझ सकते हैं। सो आज के इस सेशन में हम इतना ही जानेंगे, जहाँ पर हमने हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है, यहाँ पर वो चीज़ जानने की कोशिश करी। सो विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।